हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आयोग एवं उसके कुछ राज्य स्तर पे कुछ निकाय। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके तहत हमने निर्वाचन आयोग के बारे में जाना और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जाना। दोस्तों, इसमें अभी हम राष्ट्रीय स्तर पे देख रहे हैं। अब एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी एक से अधिक राज्यों के लिए जो राज्य लोक सेवा आयोग हो। यानी हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का संयुक्त रूप से जो है लोक सेवा आयोग हो, उसे जो है राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। दोस्तों, अभी हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे, तो अभी हम देख लेते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। दोस्तों, इसके तहत जो है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी तक हम देख रहे थे कि जो संघ लोक सेवा आयोग है या राज्य लोक सेवा आयोग है, तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे, लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा जो आयोग है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष 6 वर्ष का कार्यकाल हो या 65 वर्ष की आयु हो। ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी है तो वो उसके तहत जो है ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूज़न किस तरह का कि दोनों का कार्यकाल में, क्योंकि अक्सर कार्यकाल में ही कन्फ्यूज़न होता है। दोस्तों, ये इतनी सिंपल तरीके से बनाया गया है एक वन लाइनर प्रश्नों के तौर पे, जिससे कि आपको केवल एक लाइन ही पढ़ना है और प्री में या दूसरे एग्जामों के लिए जो है, क्योंकि एक लाइन से पूछा जाता है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो आपको एक लाइन में पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पैराग्राफ भर के नहीं लिखा है, सीधे एक लाइन में आंसर, एक लाइन में ही क्वेश्चन। ठीक है, इनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, तो वो भी राष्ट्रपति सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं। ठीक है, और इनकी वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं, संबंधित राज्यों को राज्यपालों को देते हैं। अब राज्यपालों को क्यों देते हैं, क्योंकि जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी ये राज्यों से संबंधित है, तो जो भी प्रतिवेदन होगा 2 राज्य मिलकर इसका प्रतिनिधित्व करेगा। 2 राज्यों का, यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो एमपी और छत्तीसगढ़। अब सोचिए कि ये अब एक जो है राज्य लोक सेवा आयोग तो क्या करेगा, इसकी रिपोर्ट इनको देगा, इसकी रिपोर्ट इनको देगा। ठीक है, यानी संबंधित राज्यपालों को ये रिपोर्ट सौंपेगा। अब इनको हटाया कैसे जाता है, तो दोस्तों इनको ठीक उसी तरह हटाया जाता है जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा हटाया जाता है। यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, आयोग एक कैसा निकाय है, आयोग एक सलाहकारी निकाय है, ये ध्यान रखिएगा। आयोग एक सलाहकारी निकाय यानी ये केवल सलाह देता है। किस तरह की सलाह देता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग का नाम से हर जितने भी संस्थाएं हैं उनका नाम से ही समझ में आता है कि वो काम क्या करते होंगे। तो ये भी काम करते हैं चुनाव जो है, सॉरी, ये भी इनका भी काम है परीक्षा आयोजित करवाना। ठीक है, और किस तरह से पैटर्न हो, सारी चीज़ें जो है सरकार को ये सलाह देना, इसीलिए ये सलाहकारी निकाय है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जाते हैं। अब इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं। ठीक है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, अगर उसमें नोट है, इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ विशेष चीज़ को ही जो है आपको इंडिकेट करने के लिए नोट बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए आयोग का गठन किया जा सकता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि एमपीपीसीएस में 1919 और 1935 का अधिनियम भी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी उस अधिनियम के तहत आ सकती है। तो इसलिए जो है इस नोट के तहत मैंने इसको डाला है कि 1935 अधिनियम के तहत संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था 1935 के। ठीक है, इसकी बात से है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जहां सीधे संविधान द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी जो संघ लोक सेवा यूपीएससी हो गई और राज्य की जो पीसीएस हो गई। ठीक है, उनका गठन तो संविधान द्वारा किया जाता है, लेकिन जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठन है वो राज्य विधानमंडल की आग्रह पर संसद द्वारा किया जाता है। यानी 2 या 2 से अधिक राज्य क्या करते हैं, पार्लियामेंट संसद से क्या करते हैं, आग्रह करते हैं कि ऐसा गठन करने की ज़रूरत है, तो विधानमंडल की आग्रह पर संसद द्वारा ये जो है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उनको हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। इसके बाद जो है
उनकी सेवा शर्तें जो निर्धारित कौन करता है, उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। और उनको जो सैलरी और वेतन भत्ते मिल जाते हैं वो संबंधित राज्यों के राज्यपाल संचित निधि से दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का जो है कंप्लीट हुआ टॉपिक। दोस्तों अगर इससे कोई भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। अब जब राज्य लोक सेवा आयोग आप पढ़ेंगे साथ में, इसके अलावा संयुक्त राज्य लोक सेवा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बाकी सिंपल सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ अलग से है नहीं। कार्यकाल, नियुक्ति, कार्यकाल, सेवा शर्तें, वार्षिक प्रतिवेदन, उनको हटाया जाना, और एक सलाहकारी आयोग निकाय है। 1935 के तहत जो है ये स्टार्ट किया गया, संसद द्वारा गठन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जब दो से अधिक राज्य मांग करते हैं तो संसद इसका गठन कर देती है, ठीक है। और ये जो है हाँ, इस तरह से जो है इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहीं। अब आता है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। दो होते हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। तो हम अब आज पढ़ेंगे अनुसूचित जाति आयोग। तो दोस्तों जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि अनुसूचित जाति आयोग यानी एक ऐसा आयोग जो अनुसूचित जातियों के लिए काम करे, ठीक है, उनकी भलाई के लिए काम करे, उनकी रक्षा करे। किस तरह भी अगर उनको पे किसी प्रकार का अन्याय होता है तो उनके लिए ये रक्षा करे। तो दोस्तों ये कार्य है जो मैं बता रहा हूँ मैं, तो हर संस्था का नाम से समझ में आता है कि वो क्या काम करती है। तो यानी अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं बन रही है उसको समीक्षा करना, या किसी प्रकार की जो है अगर जो भी योजनाएं हैं या उन पर अत्याचार होते हैं उसकी जो है वो समाधान करें उसका, ठीक है। सरकार को इंगित करें, सरकार को बताएं, या उस घटना को समाज के सामने लाएं। यही काम होता है अनुसूचित जाति का। अब देखते हैं इसके तहत जो है क्या क्या इनमें प्रावधान है। तो इनका जो स्वरूप है वो संवैधानिक है। कैसा है? संवैधानिक है। देखिए अनुच्छेद 338 के तहत जो है इनका व्याख्यान किया गया है, ठीक है, यानी वर्णित है संविधान में ये 338 में वर्णित है, ठीक है। नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप देखिए इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? दोस्तों इनकी सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वन लाइनर के तौर पे यही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, बस आपको 1 से 2 बार इसको देखना है। अगर आपको लगे तो आप नोट करते जाइए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको नोट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये वार्षिक प्रतिवेदन क्या देते हैं? ये वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं राष्ट्रपति को। अब प्रतिवेदन में होता क्या है? तो प्रतिवेदन में अनुसूचित जाति से संबंधित सुझाव होते हैं, ठीक है, कि उनको किस तरह से और ऊपर उठाया जा सकता है। और यह राष्ट्रपति कभी कभी उनसे संबंधित मांग सकते हैं कि आप उनको उठाने की कुछ सलाह दीजिए, तो वो प्रतिवेदन तौर पर वो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वार्षिक जो प्रतिवेदन है, साल भर का जो है उनका लेखा जोखा होता है, वो राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। और जब राष्ट्रपति को देते हैं तो राष्ट्रपति इसको संसद पटल पर लाते हैं, उसमें बहस होती है, चर्चाएं होती हैं, और सरकार को ये पता चलता है कि इसमें क्या क्या दिया है, और वो उस योजना उसको उसमें से अगर कुछ उनके कल्याण के लिए रहता है तो उसको अपनाते भी हैं, ठीक है। और यदि वार्षिक प्रतिवेदन में उनको अपनाते नहीं हैं, जरूरी नहीं सरकार उसको माने, पर उसमें उनको बताना पड़ता है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रीज़न भी देना पड़ता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 ईयर्स का इनका कार्यकाल होता है। हाँ, एक चीज़ और, कुछ ऐसी आयोग हैं या निकाय हैं जिनको कुछ शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, मानव अधिकार हो गए, और सूचना आयोग, ये सतर्कता आयोग, इनको ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जिनको कुछ शक्तियां स्पेशल प्राप्त है। जैसे कि इसको अनुसूचित जनजाति आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। यानी जब ये कार्य करती हैं तो इनको दीवानी न्यायालय के तहत कुछ शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। अब दीवानी न्यायालय होता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जितना मैंने नाम गिनाया है इन सब, जितनी उच्च न्यायालय, जितनी हाई कोर्ट है, न्यायालय हैं, इनको छोड़ के, ठीक है, क्योंकि इनको सब शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि इनका काम ही है न्याय दिलाना। लेकिन ये जो और संस्थाएं हैं, आयोग हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सभी को केवल दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय की ही शक्तियां प्राप्त होंगी। तो उसी के तहत जो है इनको केवल शक्तियां प्राप्त है दीवानी न्यायालय की। मतलब ऐसे ऐसे जो केसेस होते हैं जो आपराधिक ना हो, ठीक है, जैसे अनुसूचित जाति संबंधित से कोई केस हो गया हो, ठीक है, तब क्योंकि ये आयोग बना है तो उससे संबंधित तो ये
जाके उसमें पूछेगा ही, उसके बारे में जानेगा ही, इसलिए इसको क्या है, शक्तियाँ प्राप्त है। यानी किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना है तो क्योंकि सम्मन जारी करेगा उसको सामने अपने सामने पेश होने को कहेगा, क्योंकि अगर किसी ने अपराध किया है तो क्या करेगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा कि भाई तुमने अपराध किया है, तो सम्मन जारी करेगा, पूछेगा। तो ये सारी शक्तियाँ जो है इसके तहत आती है। यानी आपराधिक मामले छोड़कर सारे जो है चीज़ें जो है किसके तहत आती हैं, सिविल न्यायालय या दीवानी न्यायालय के तहत आती हैं। तो अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति को कैसी शक्तियाँ प्राप्त है, शक्तियाँ प्राप्त है दीवानी न्यायालय की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सारे क्वेश्चन वन लाइनर में है, बस आपको एक बार पढ़ना है। अब थोड़ा सा हम एक बार फटाफट कार्य देख लेते हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि किस तरह से जो आज क्वेश्चन आते हैं उसमें कार्य से कोई भी कार्य को उठाकर लाया उस ऑप्शन में रखा जाता है और पूछा जाता है क्या इसके कार्य हैं, इसलिए हमको जो है उनके कार्य को भी समझना होगा। तो इसके कार्य हैं कि अनुसूचित जाति संवैधानिक संरक्षण संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करता है। यानी जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है अनुसूचित जाति को, तो उसके जो मामले हैं उनको निरीक्षण करता है एवं अधीक्षण के साथ उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करता है कि जो कार्य हो रहे हैं उनके लिए क्या सही हो रहे हैं। ये अनुसूचित जाति के जो हितों के उल्लंघन करने वाले मामले की जांच करता है, उस पड़ताल भी करता है, सुनवाई भी करता है। ठीक है, लेकिन न्याय कभी नहीं देता वो। ठीक है, उसकी क्या है, ये सुनवाई कर सकता है, जान सकता है, लेकिन कभी भी उसका न्याय नहीं कर सकता। न्याय इन द सेंस नहीं कर सकता, नहीं इसको इसका रिजल्ट नहीं दे सकता एक मामले रिजल्ट, और ये केवल सलाह दे सकता है। ध्यान रखिएगा, ये सलाहकारी निकाय है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अनुसूचित जाति के सामाजिक विकास संबंधी जो योजनाएं बनती हैं तो उसकी समीक्षा करता है, देख रेख करता है और अपने उसमें जो है परामर्श देता है। ठीक है, मतलब कोई योजनाएं बनी अनुसूचित जाति के लिए तो क्या करेगा, उसको देखेगा, उसमें ये भी देखेगा क्या ये उनके लिए है भी कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है, और उसमें कुछ और परामर्श भी दे सकता है ये। ठीक है, और उस योजना को समय समय पर मूल्यांकन भी करता है। ये वही कार्य है, जैसे मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी आयोग होगा, जैसे कोई भी आयोग होगा तो वो किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, अनुसूचित जाति के संरक्षण संबंधित उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के संबंधित राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन देता है। यानी ये वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं, ये राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, कदमों एवं किए जा रहे, थोड़ा सा यहाँ पे हाइड हो गया है, किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं। ठीक है, कार्यकाल 3 साल का होता है, प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति से संबंधित सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की ये समीक्षा करते हैं। यदि राष्ट्रपति आदेश दे तो उन तो अनुसूचित जाति के सामाजिक, ये ध्यान रखिएगा, ये अनुसूचित जाति है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के सामाजिक विकास संरक्षण एवं संवैधानिक संरक्षण संबंधित कार्य भी सौंप देते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि हर उसमें मैंने नोट किया है, तो इसमें भी एक मैंने नोट बनाया है। 2003 में क्या हुआ कि पहले अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक साथ हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ 2003 से 89वें संविधान संशोधन द्वारा इनको अलग कर दिया गया, संशोधन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है और आया भी हुआ है, इसलिए इसको ध्यान देंगे। 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा, 2003 में, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आयोग के 2 भागों में विभाजन किया गया। अर्थात अनुसूचित जाति आयोग, जिसको अनुच्छेद 338 में रखा गया, और अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे अनुच्छेद 338 का या ए में रखा गया। ठीक है, ठीक है, ये मतलब 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा इन आयोग को विभाजन कर दिया गया, जिसमें से एक निकल गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में, और एक आया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए में। ठीक है, अब ये पूरी तरह से 2004 में जो है ये पूरी तरह से ये अस्तित्व में आ गए। अब इसमें क्या होता है, अब आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया, और 3 सदस्य इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। अब इसकी शक्तियाँ देखते हैं। भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति के समय को समन करना और हाजिर अपने ऊपर सामने हाजिर कर सकते हैं। भारत के किसी भी भाग में, ध्यान रखिएगा, किसी दस्तावेज को, यानी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रकट और पेश करने को ये कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है साक्ष्यों और दस्तावेजों की समीक्षा के लिए सम्मन निकाल सकते हैं। अब किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी लोक अभियोजन या उसकी प्रतिलिपि मंगवा सकते हैं। ठीक है, किसी अगर वो किससे, ये सारी चीज़ें संबंधित होनी चाहिए
अनुसूचित जाति संबंधित ये सारे डॉक्यूमेंट, सारे साक्ष्य ये होने चाहिए। ठीक है, तो किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी लोक अभिलेख या प्रतिलिपि को मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये इनके क्या हो गए, ये उनकी कुछ दस्तावेज हो गए। ठीक है, नोट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय की इनको शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है ये समाप्त हुआ। अब इसी तरह से जो है हम पढ़ेंगे राज्य आयोग की। ठीक है, राज्य कौन सा, राज्य अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। तो देखिए जो इनके कार्य रहेंगे, कार्य सेम रहेंगे, स्थापना अलग होगी, नियुक्ति अलग होगी, और इनके जो है कार्य क्षेत्र अलग होंगे। ठीक है, तो कार्य क्षेत्र इन द सेंस कि थोड़ा सा जैसे प्रतिवार्षिक प्रतिवेदन देना होगा तो किसको देंगे, ये चीज़ें अलग होंगी। बाकी जो इनके कार्य हैं वो सेम टू सेम ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम उसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो है एक और टॉपिक है जो हम ले लेते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, क्योंकि अगर एक साथ हो जाएगा तो थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसीलिए जो है उसको स्किप करके हमने ये टॉपिक लिया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों क्या है ये, इसका स्वरूप क्या जाए, इसका स्वरूप है दोस्तों संविधानिक, यानी संविधान में वर्णित है। 148 जो है अनुच्छेद के तहत ये आते हैं। ठीक है, तो 148 ये अनुच्छेद के तहत आते हैं, संवैधानिक है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है, यानी चुनाव आयोग हो गए। ये चुनाव आयोग की बात जो है यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य हो गए, और ये कौन होगा, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनके सबके क्या है, सेम टू सेम एज है, हटाने की प्रोसेस, कार्यकाल वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। इनको हटाया कैसे जाता है, तो इनको हटाया उसी तरह जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, या चुनाव आयोग को हटाया जाता है, यानी महाभियोग द्वारा। अब महाभियोग का क्या प्रोसेस है, तो दोस्तों राष्ट्रपति संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित, ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित जो है प्रस्ताव होता है उसमें हटाए जाते हैं। अब ये प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा या लोकसभा। अगर राज्यसभा में लाते हैं तो 50 सदस्यों के साइन चाहिए, अगर लोकसभा में लाते हैं तो 100 सदस्यों के साइन चाहिए। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये मतलब प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो 100 लोग साइन करके देंगे, किसको, अध्यक्ष महोदय को, लोकसभा अध्यक्ष को। अध्यक्ष जी ने देखा कि ये मानने योग्य है तो आगे बढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो वहीं खारिज हो जाएगा। मान लीजिए बढ़ा दिया जाता है तो इसके लिए समिति बैठती है तो इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके कोई बताए व्यक्ति, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक कानूनविद। ये इतने लोग 3 लोग होते हैं। अगर समिति ये बोल देती, जांच करती है, सही पाती है तो आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो वहीं खारिज कर दिया जाएगा। अगर आगे बढ़ता है तो इसमें क्या होगा, दोनों सदनों में बहुमत से पारित कर दिया जाएगा और इनको हटा दिया जाएगा, राष्ट्रपति पर प्रस्ताव भेजा जाएगा और अंततः राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, जो यहाँ पर मैंने बताया है। सिंपल तरीके से मैंने आपको, ज़्यादा उलझने वाली बात नहीं, सिंपल तरीका है, ये प्रोसेस होती है, जानना है। पर महाभियोग द्वारा इनको हटाया जाता है, ये ध्यान रखिए। महाभियोग भी वो विशेष वो परिस्थिति होती है जो मैंने अभी आपको बताया कि महाभियोग कैसे लगाया जाता है, सदस्यों द्वारा, है ना। लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित होना चाहिए विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है, और उसका प्रस्ताव राष्ट्रपति को जाता है। इस तरह से CAG यानी कैग को हटाया जाता है। ठीक है, अब इनके कार्य क्या है, कार्य देख लेते हैं दोस्तों। 2020 के MPPSC एग्ज़ाम में क्वेश्चन हुआ है। इसके अलावा और जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इनका कार्य है वह भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि होती है, राज्यों की संचित निधि होती है। जो IAS होते हैं वो या उच्च न्यायालय होता है, इनके जो न्यायाधीश होते हैं इनको वेतन सब राज्य संचित निधि से दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य की तो राज्य की भी संचित निधि होती है और केंद्र की संचित निधि होती है। तो भारत की संचित निधि, केंद्र की राज्य संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश का मतलब है दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, ये सब संघ शासित है। अब तो जम्मू कश्मीर भी है, तो संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो, तो विधानसभा कहाँ कहाँ है, देखिए पौंडीचेरी में है, दिल्ली में है, और कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये सभी व्यय संबंधित लेखाओं की लेखा परीक्षक करते हैं, यानी जांच पड़ताल करते हैं कि भैया उससे जो पैसा निकाला गया है तो क्या सही निकाला गया है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो क्या सही निकाला गया, इसकी जांच पड़ताल करते हैं CAG। इसलिए अपने आप में बहुत बड़ा पद है। वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा व्यय संबंधित सभी का ये क्या करते हैं, ये
परीक्षण करते हैं, देखते हैं, लेखा परीक्षा करते हैं। अभी आकस्मिक निधि क्या होती है दोस्तों? तो आकस्मिक निधि बेसिकली जो है राज्य की बात हो गई है, चाहे केंद्र की वो राष्ट्रपति के तहत होती है केंद्र में, और राज्यों में राष्ट्रपति राज्यपाल के तहत होती है, जिसमें क्या करते हैं कि कभी भी ये जो है इससे धन निकाल सकते हैं, लेकिन इसको बाद में धन इसमें जमा करना होता है। तो इनकी भी जो है परीक्षण करते हैं। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी विभाग द्वारा ट्रेडिंग की गई हो, विनिर्माण किया गया लाभ हानि लेखाओं, तुला पत्रों और अन्य अनुमानशीय लेखाओं की लेखा परीक्षण करते हैं। ठीक है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के द्वारा हो, कोई भी विभाग अगर उसने ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं, तुला पत्र ये सब हो, इनका जो है परीक्षण करते हैं। कौन? सीएजी महोदय। कुछ केंद्र एवं प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की भी लेखा परीक्षण करते हैं, अगर संतुष्ट है स्वयं को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वह राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के निवेदन पर, यानी कभी कभी होता है राज्यपाल या राष्ट्रपति निवेदन करते हैं कि आप इसकी परीक्षण, लेखा का परीक्षण कीजिए, तो वो क्या करते हैं, इसका लेखा का परीक्षण जो है ये करते हैं। ठीक है, ये भी इनके कार्य हैं। वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देते हैं कि केंद्र राज्यों के बीच लेखा का प्रारूप किस रूप में रखा जाना चाहिए। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी वो क्या करते हैं, वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देते हैं कि राज्यों का और केंद्र का जो लेखा प्रारूप है किस उसमें रखा जाना चाहिए। ठीक है, अगला है, वह राज्य सरकार की संबंधित रिपोर्ट को राज्यपाल को देते हैं, जो विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। यानी कुछ रिपोर्ट ऐसी होती हैं जो केवल राज्य को ही, राज्य से रिलेटेड होती हैं, तो राज्यपाल को महोदय को वो प्रस्तुत कर देते हैं। नेक्स्ट है, वह केंद्र सरकार के लेखों संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर या समक्ष जो है प्रस्तुत करवाते हैं। नेक्स्ट है, वह किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है, उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है। वह किसी भी पॉइंट है ये, वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों, यानी जो शुद्ध आया हुआ है उसका जो प्रमाण करते हैं कि हाँ ये आया हुआ है, और उसका प्रमाण अंतिम होता है। ये भी सीएजी करते हैं। अब इसमें कुछ नोट हम देख लेते हैं। सीएजी लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण कौन होता है? वित्त मंत्रालय होता है, सीएजी होता है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये सीएजी होता है। सीएजी का भारत का संचित निधि के धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ ये पॉइंट का? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ब्रिटेन में क्या होता है कि सीएजी की साइन से ही पैसा निकलता है, तो सीएजी का भारत की संचित निधि से धन निकालने में कोई कंट्रोल नहीं है। धन निकाल लो, लेकिन कहाँ खर्च किया है, इस पे कंट्रोल है, ये बताना पड़ता है सीएजी को। यानी सीएजी यही जांच करता है, आपने पैसा तो निकाल लिया, कोई बात नहीं, निकाल लीजिए, लेकिन कहाँ खर्च किया ये हमको बताना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, ये ब्रिटेन में इसी का अपोजिट होता है। ब्रिटेन में सीएजी इतना पावरफुल है कि उनके साइन से, यानी उनके ही द्वारा पैसे निकासी होती है। ये भी जो है ये ब्रिटेन में होता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। हम स्पेशल नोट पढ़ रहे हैं ना, नोट के तहत ये मैंने बताया है। सीएजी के भत्ते, वेतन, ये सब भारत की संचित निधि पर भारित हैं, भारत की संचित निधि पर भारित है, ध्यान रखिएगा। सीएजी कार्यकाल के बाद चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी पद ग्रहण नहीं कर पाएगा सीएजी अपने कार्यकाल के बाद। ठीक है, सीएजी सरकारी धन का प्रहरी, संरक्षक या चौकीदार होता है। क्या होता है? प्रहरी, संरक्षक या चौकीदार कहा जाता है। तो सरकारी धन का प्रहरी, संरक्षक या चौकीदार कौन होता है? तो दोस्तों होता है सीएजी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों ये 3 टॉपिक थे जो आज हमने देखे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और आगे हम फिर से 3 से 4 टॉपिक और देखेंगे। फिर हम राज्यों के, मध्य प्रदेश, विशेष तौर पे हम मध्य प्रदेश के देखेंगे। ठीक है, राज्य स्तर पर भी देखेंगे, लेकिन इसमें हम मध्य प्रदेश का ज़्यादा जो है पार्ट जो है कवर करेंगे। इस तरह से दोस्तों ये टॉपिक समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, और जो रियल में तैयारी कर रहा है, एक एक लाइन में आपको पढ़ना है बस, और एक ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप पेपर में देखेंगे, पिछले ईयर के पेपर अगर उठा के देखेंगे तो आपको यहीं के यहीं प्रश्न जो है मिलेंगे, एक भी बाहर आए हुए प्रश्न नहीं मिलेंगे। तो ना आपको कोई किताब लेने की ज़रूरत है ना कुछ। हाँ, किताब आप ले सकते हैं, लेकिन जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप यहाँ पढ़ के आप वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो जो टॉपिक नंबर 10 है एमपीपीसीएस का, वो केवल एमपीपीसीएस के अलावा व्यापम के सारे एग्जामों के लिए जो है वो वैलिड है। ठीक है, उसमें से आते भी हैं।
तो जो 10 हैं उनमें से कम 5 से 6 प्रश्न जरूर आएंगे, और पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे। तो ये प्रश्न या टॉपिक इतना सिंपल है, आसानी से आप जो है इसे कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।